हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो होमवर्क दिए थे आपने उसका सॉल्यूशन करके मुझे भेजा। कुछ बच्चों के क्वेश्चन करेक्ट हैं, कुछ बच्चों के रॉन्ग। क्या गलती हुई अपन चेक कर लेते हैं जरा। पहले कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 का एक कॉमन डाउट मैं बताता हूं। क्वेश्चन आप सभी का हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो 1196 है। सॉरी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 102 है। क्यों है क्वेश्चन नंबर 11 में? क्योंकि मैंने कहा था वहां पर 2AO एनुअल डिमांड मैंने खुद ने निकाल कर बताई थी आपको 5200 कैसे। उसमें नॉर्मल यूजेस दिया हुआ था 100 ट्यूब्स पर वीक। एक वीक में 100 ट्यूब यूज करते हैं, मतलब कंज्यूम करते हैं, तो 52 वीक में 5200 यूज करते हैं। इनटू आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 पर ऑर्डर है। और कैरिंग कॉस्ट कितनी है? कैरिंग कॉस्ट है आपकी 20%। 20% किस पे लगाओगे? कॉस्ट ऑफ ट्यूब 500 का 20%, 500 का 20% यानी कि ये हो गया आपका 100। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से हम इनटू कर देते हैं 5200, तो ये 102 लगभग ईओक्यू कितना आता है? 102 यूनिट। तो ईओक्यू का आंसर ये लिखे आप। ईओक्यू के बाद मैक्सिमम लेवल का आंसर आपका होगा 1402 और मिनिमम लेवल का आंसर होगा 900 और आरओएल का आंसर होगा आपका 1600। ठीक, अब डाउट ये है फर्स्ट वाला पार्ट, ये डाउट है तो इसको सीख लें हम। फर्स्ट वाले पार्ट में उन्होंने ये कहा है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कर दिया हमने। इफ सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग? तो मैंने कहा था जब भी ये वाला पॉइंट आएगा तो आपको हमेशा कंपेरेटिव कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगी कि फिलहाल ईओक्यू की पॉलिसी है 102 यूनिट्स पर ऑर्डर और वहां वो 1500 यूनिट्स क्वार्टरली भेजता है। ठीक है, तो एक तो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालो, कैरिंग कॉस्ट निकालो और परचेस कॉस्ट निकालो। 3 कॉस्ट निकालो। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला मैं बहुत बार बता चुका हूं। नंबर ऑफ ऑर्डर हमें चाहिए 5200 एनुअल और हम 102 करके बुलवाएंगे तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे? इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी? 100 रुपीज। ठीक है, यहां पर आप 5200 एनुअल डिमांड, आपकी डिमांड तो वही रहती है ना, कंपैरिजन तो सेम फुटिंग पर होता है ना। ऐसा थोड़ी ना 1500 यूनिट्स क्वार्टर लिख दिया उन्होंने तो 4 क्वार्टर की 6000 यूनिट क्यों मंगवाओगे? जब आपको डिमांड है आपके 5200 की 6000 क्यों मंगवाओगे? और अगर 6000 से कर दिया तो कंपेरेटिवली गलत नहीं हो जाएगा? क्योंकि जब हम किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं तो सेम लेवल पे करते हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग में तो खास तौर से जब भी कोई कंपैरिजन होता है तो अक्सर कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट का ही कंपैरिजन होगा और कॉस्ट का कंपैरिजन सेम फुटिंग पे होना चाहिए कि इतने यूनिट बनाने पर या इतने यूनिट कंज्यूम पर करने पे इतनी कॉस्ट और इतने पे इतनी कॉस्ट सेम पर होगा ना। तो ध्यान रखना है यहाँ। अब यहाँ आप 1500 मंगवाओगे तो आपके 4 ऑर्डर पूरे नहीं हो पाएंगे। आप देखो 4 ऑर्डर पूरे कहां हो जाएंगे? 4 ऑर्डर में तो 6000 यूनिट आ जाती है। 1500 करके 3 ऑर्डर में 4500 आएगी और चौथा ऑर्डर पॉइंट में रहेगा। तो मैंने कई बार नहीं कहा आपसे कि ये नंबर ऑफ ऑर्डर पॉइंट में आते हैं? कई क्वेश्चन किए, वो बड़े जो क्वेश्चन किए तो उसमें देखना कहीं 12.5 ऑर्डर आए थे तो पॉइंट में रहने दो। 100 रुपीज पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट जितने यूनिट्स आप ऑर्डर करोगे उसका आधा स्टॉक में रहेगा। और कैरिंग कॉस्ट कितनी है? कैरिंग कॉस्ट है 20% ऑफ 500, 500 का 20%। ठीक है, तो कितना हो गया? ये हो गया 5100, ये भी हो गया 5100। और परचेस कितना करना है? परचेस तो पूरा ही करना है 500 के रेट से, 500 के रेट से तो 26 लाख, 26 लाख। तो 26 लाख 10,200 ये आपका इस तरफ का आंसर हो जाएगा। इस तरफ क्या होगा? तो इस तरफ हम देखते हैं कैरिंग कॉस्ट 1500 यूनिट में आधी यूनिट आपकी गोडाउन में रहेगी, है ना। अब ये मत सोचना जैसे वो 30 चौथे ऑर्डर में तो 700 लेगी, नहीं, वो एवरेज वही माना जाता है। ठीक है ना, ऑन एन एज्यूमेशन जितना ऑर्डर होगा उसका आधा स्टॉक में रहेगा। लेकिन अब यहाँ 20% किसका? यहाँ तो 475 का 20% आएगा ना, डिस्काउंटेड प्राइस है ना। आप देखो ध्यान से,
आपको गुड्स जो कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या बताया था मैंने कि कैरी करना। गोडाउन में जो क्वांटिटी रखी हुई है, गोडाउन में जो क्वांटिटी रखी हुई है उन क्वांटिटी को कैरी करना है। तो वो क्वांटिटी 475 वैल्यू की, 500 की है ही नहीं, तो 20% ऑफ वैल्यू, तो 20% ऑफ 475। हमारा पैसा कितना इन्वेस्ट है, 500 इन्वेस्ट है कि 475? 475, तो 475 पे 20% कैरिंग कॉस्ट आ रही है ना। इंटरेस्ट ये जो भी इंश्योरेंस वगैरह जो भी होगा 475 के हिसाब से होगा। ये ध्यान रखना रहता है डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में। और हमने किए भी तो है वो सारे क्वेश्चन जो डिस्काउंट वाले थे, उन सब में हमने देखा कैरिंग कॉस्ट के कारण तो इतना बड़ा चार्ट बनाना पड़ा था हमको, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट परसेंट में थी। कभी परसेंट ये इस प्राइस पे, कभी इस प्राइस पे, कभी इस प्राइस पे लगाए थे। यही तो मेन पॉइंट था। हाँ, अगर स्पेसिफिकली बोल देते थे देयर इज नो डिफरेंस इन कैरिंग कॉस्ट ड्यू टू डिस्काउंट, तो फिर मैं 500 पे ले लेता, लेकिन ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। तो थोड़ा जनरल सेंस लगाए हम कि कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि मेरा पैसा इन्वॉल्व कितना है, तो 475 ही तो इन्वॉल्व है। ठीक है, अब यहां 5200 मंगवाना है और कितने की रेट से आएगी, 475 की रेट से आएगी। ठीक है, तो 5200 इंटू 475, ये आएंगे आपके 24,70,000 रुपए। ये हो जाएगा आपका 5200 डिवाइड बाय 1500 इंटू 100, यानी बहुत ही कम आया है, तो 346 ही आ रहा है। और यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1500 डिवाइड बाय 2 इंटू 475 का 20%, 71,250 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस 346 प्लस 24 लाख 70,000, 25,41,596। तो ये वर्थ एक्सेप्टिंग है। तो क्यों एक्सेप्टिंग हुआ, ईओक्यू से अच्छा क्यों हो गया ये, क्योंकि डिस्काउंट था, अच्छा खासा पैसा कम हो गया। देखो आप डिस्काउंट के कारण, तो डिस्काउंट के कारण आपका यहां और यहां फर्क आता है, ध्यान रखना आप। तो ये करेक्शन कर लेना एक बार, है ना। मेरी वैसे भी आदत रही है रेगुलर क्लास में, मैंने हमेशा तुमको जो जो होमवर्क दिया पूरा बोर्ड पे वापस से क्लियर किया है, ऐसे यहां पर भी कर रहा हूं। तो 11th क्वेश्चन अपना अपडेट। 12th में कोई डाउट नहीं, क्योंकि बहुत क्लियर कट क्वेश्चन था, इसलिए डायरेक्ट आंसर लिखे इसके। 12th में बस 12th में इतना सा है, 12th क्वेश्चन वही एनुअल डिमांड। तो अगेन एनुअल डिमांड किसकी दे रखी है, कंपनी मैन्युफैक्चर्स 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पर मंथ, प्रोडक्ट की डिमांड है वो 5000। आपने इसमें 12 से इंटू कर दिया कुछ लोगों ने, तो ये तो एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल का है, ये तो एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट होगी। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, तीनों क्वेश्चन एक साथ, 10th में वही बताया, 11th में वही बताया, 12th में वही बता रहा हूं कि जब प्रोडक्ट की डिमांड दे रखेंगे तो प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए या तो रेशो दे कि 2 यूनिट पर केजी या 0.5 केजी पर यूनिट, कुछ तो दे, इन और आउट रेशो नहीं दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही तरीका बताया, वो बताया नॉर्मल यूजेज से। नॉर्मल यूज है 275 पर वीक, तो 52 वीक का कितना वीक है ना, पर वीक है ना ये, हाँ पर वीक है। तो 275 इंटू 52 यानी कि हो गया 14,300, ये है आपके एनुअल डिमांड। अब आप 2AO और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है आपकी, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 100 रुपीज पर ऑर्डर, और कैरिंग कॉस्ट कितनी है, कैरिंग कॉस्ट है 20%। 20% किसका, 10 रुपए का 20%, तो 2 रुपए। ठीक है, 10 रुपए की परचेस प्राइस है और उसका 20% कैरिंग कॉस्ट है, तो 2 रुपए। इस तरीके से तब तो आपके आंसर लिख लो इसमें। 12th में आपका इसका आंसर आएगा ईओक्यू का, तो 1196 ईओक्यू हो गया। उसके बाद रीऑर्डर लेवल 3600, मैक्सिमम 4396, मिनिमम 1950, एवरेज दो फॉर्मूले से, एक फॉर्मूले से आएगा 3173 और एक से आएगा 2548। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 13th नंबर क्वेश्चन। इसमें जब भी मैं हमेशा ये 13 नंबर क्वेश्चन होमवर्क ही देता हूं, और जानबूझकर इसको मैं पढ़ाता भी नहीं हूं, एक बार रीडिंग भी नहीं लगाता, क्योंकि रीडिंग लगाने से बच्चों को बात क्लिक हो जाती है। हर बार मैंने ये होमवर्क में दिया और हर बार मुझे 2 आंसर नजर आए। आपके इसमें भी सॉल्यूशन में 2 आंसर नजर आए, किसी ने ये बताया, किसी ने वो बताया। क्या सही, सुनो मेरी बात, कहां गलती हुई सुनना। PQR, अच्छा पहले 10th क्वेश्चन से कंपेयर करवाता हूं। 10th क्वेश्चन में क्या लिखा था,
श्रीराम एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चर्स स्पेशल प्रोडक्ट जेड, वो क्या था, प्रोडक्ट जेड था, तो प्रोडक्ट जेड था, वो रॉ मटेरियल नहीं था जेड, प्रोडक्ट था, इसलिए मैंने वहां पर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं ली, नॉर्मल यूजेस से मैंने कंजम्पशन निकाला। और यहां क्या लिखा, पीक्यूआर मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स जेड, अंडरलाइन कर लो, स्टार बना लो, विच रिक्वायर्स जेड, यानी प्रोडक्ट का नाम नहीं दिया, एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें जरूरत किसकी पड़ती है, जेड की, यानी जेड तो रॉ मटेरियल हो गया ना, तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल हो गया जेड यहां। इसलिए जो नीचे लिखा मंथली डिमांड ऑफ जेड, तो मंथली डिमांड ऑफ जेड मींस मंथली डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल 7500, और हमें एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल तो चाहिए 7500 पर मंथ, तो 12 महीने की हो जाएगी 90,000। बस ये एकमात्र गलती है आपकी। अब आप में से कुछ बच्चों ने इसमें भी नॉर्मल यूजेस से निकाल लिया, नॉर्मल यूजेस था 500 पर वीक और इनटू कर दिया 52 वीक से, गलत हो गया क्वेश्चन। वो कब करते हैं, जब हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं दिखता है, तो यहां तो दिख रहा है क्लियर, विच रिक्वायर्स जेड, मतलब कि उस प्रोडक्ट में जेड की रिक्वायरमेंट है, मतलब वो रॉ मटेरियल है, कंज्यूम होता है वो, और नीचे डिमांड भी जेड की दे रखी है, तो इस क्वेश्चन में जेड जो है वो रॉ मटेरियल है, जबकि 10th क्वेश्चन में जेड रॉ मटेरियल नहीं था, ये फर्क है। ठीक है, तो अब इसका ईओक्यू आ जाएगा आपका 3873, ROL 6000, मिनिमम 2750, मैक्सिमम 8623, एवरेज 5686.5 एंड 4686.5। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक को देख लेना, लेकिन मेन कंसेप्ट ये समझाना था मुझे। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 14 की, ये तो मैं ही करवाता हूं पूरा ही, ताकि आपको और एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, फिलहाल 4 क्वेश्चन में आप एक बात समझ गए हैं कि रॉ मटेरियल की डिमांड चाहिए, दी हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं दी होगी तो नॉर्मल यूजेस से लेना, एक बार ये बात तो क्लियर कर लें। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट जब भी परसेंट वाइज दी हुई होगी तो परसेंट किस पे लगाओगे, प्राइस पर, प्राइस आपकी जो भी दी हो, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंटेड प्राइस पे लगाना। ठीक, आगे चलते हैं 14, डिस्कस ब्रीफली द कंसिडरेशंस गवर्निंग द फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम लेवल्स, ये तो थ्योरी आई थी, कोई काम की नहीं, छोड़ दो। बी पॉइंट, कंपनी यूजेस 3 रॉ मटेरियल, अब एक नहीं 3 रॉ मटेरियल का क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको ये भी, इसको आर क्यों लिखना है इस क्वेश्चन को, अभी तक अपन ने एक रॉ मटेरियल का करा, अब एक ही प्रोडक्ट में 3 रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, हो सकता है ना प्रोडक्ट एक बने और रॉ मटेरियल 3 यूज। फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर विच द फॉलोइंग डेटा अप्लाई, अब 3 रॉ मटेरियल है, यूजेस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, यूजेस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की 1 यूनिट बनाने में ए मटेरियल 10 केजी लगता है, बी मटेरियल 4 केजी लगता है, सी मटेरियल 6 केजी लगता है। ये आपको इनपुट आउट रेशियो मिल गया, यही मैं ऊपर बोल रहा था। अगर ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी ऐसा लिखा होता कि 1 यूनिट बनाने में इतना किलो लगता है, तो हम इन आउट रेशियो से कंजम्पशन इजीली निकाल लेते, बट दिया हुआ नहीं रहता था, इसलिए हमें नॉर्मल यूजर्स की तरफ जाना पड़ा। ऐसा रेशियो कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है। फिर आगे चलते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी निकाल के दे रखी, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर मतलब ऑर्डर साइज दे रखी, तो अब हमको ईओक्यू के चक्कर में नहीं पड़ना, अब हमें ईओक्यू क्यों निकालना, रीऑर्डर क्वांटिटी दे तो रखी है, प्राइस भी दे रखी है, तीनों लेवल का डिलीवरी पीरियड भी दे रखा है, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज, रीऑर्डर लेवल भी दे रखा है 2 में, और एक में मिनिमम लेवल भी दे रखा है। वीकली प्रोडक्शन, अब सुनना फिर से, वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 175 टू 225 यूनिट्स, प्रोडक्शन है ये, तो प्रोडक्ट दिया है, ये नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्ट की दी कि रॉ मटेरियल की दी, क्लियर लिखा, वीकली प्रोडक्शन 175 यूनिट्स 225 यूनिट्स, तो प्रोडक्शन की यूनिट्स है ना, यानी प्रोडक्ट है ये तो, और एवरेज 200 ऑफ द सेट प्रोडक्ट, व्हाट वुड बी द फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम पहले तो टेबल बनाएंगे, टेबल में आपको एक तो डिलीवरी पीरियड की टेबल तो एज इट इज दिख रही है ना, मिनिमम एवरेज मैक्सिमम, तो आप एक तरफ डिलीवरी पीरियड की लिख लेना, वो तो आप ऐसे किसी कॉपी पेस्ट मार दोगे, 1 2 3 3 4 5 2 3 4, ये व्हीकल दे रखे। अब मैं बताता हूं, ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि हम यूजेस मतलब कंजम्पशन की भी बनाते थे,
है ना, उसी ऑर्डर में बनाओ। पहले मिनिमम है तो मिनिमम, फिर एवरेज और फिर मैक्सिमम। अब प्रोडक्ट 3 है, ए बी एंड सी, 3 प्रोडक्ट है। 3 प्रोडक्ट में ये लिखा हुआ है ये 10 kg पर यूनिट लगता है, ये 4 kg पर यूनिट लगता है और ये 6 kg पर यूनिट लगता है। एंड अगर एक यूनिट बनाते हो तो 10 किलो लगता है। तो आपने मिनिमम कितनी यूनिट बनाई? तो नीचे लिखा था वीकली प्रोडक्शन 175। कितना लिखा देखो ध्यान से, 175 वीकली प्रोडक्शन। और ये पूरा क्वेश्चन ही वीकली जा रहा है, इसलिए हमें एनुअल से कोई मतलब ही नहीं। वीकली प्रोडक्शन 175, 175 यूनिट आप मिनिमम बनाते हो, 225 आप मैक्सिमम बनाते हो और 200 यूनिट्स आप एवरेज बनाते हो। क्लियर है बात? अब आपको करना ये था कि आपको 175 यूनिट्स प्रोडक्शन की थी हो, तो एक यूनिट पे 10 किलो, तो 675 यूनिट पे 1750 आई बात समझ। 200 यूनिट पे 10 किलो के हिसाब से 2000 या 2250 ऐसे करना था। ये आता आपका रॉ मटेरियल कंजम्पशन। ये तो आउटपुट था, इससे क्वेश्चन थोड़ी ना होता। जितने भी लेवल वाले क्वेश्चन है, आरओएल वगैरह जितने भी हैं, वो सब रॉ मटेरियल के बारे में। अच्छा, इसमें एनुअल डिमांड की जरूरत क्यों नहीं? क्योंकि एनुअल नहीं करना है, वीकली दिया वीकली करो। एनुअल का क्यों जरूरत रहती है? ईओक्यू वाले फॉर्मूले में, ईओक्यू में एनुअल डिमांड वर्ड लिखा रहता है। एनुअल डिमांड जरूरत है क्या? ठीक है। अब ये पूरा करने के बाद, यानी ये वाले टेबल आप कंप्लीट कर लें। इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं। 4 इंटू 175, 700 यहां पर हो जाता है, यहां 800 हो जाता है, यहां पर 225 से 900 हो जाता है। ठीक है, यहां पर 6 इंटू 175, 6 इंटू 175, 1050, 1200, 225, 1350। ये आपका रॉ मटेरियल कंजम्पशन आया। अब इस क्वेश्चन में एक और बात, एक तो ये खास बात थी मेन, ये है ना, ये ऐसा कोरिलेशन। दूसरी एक बात कि इसमें जितना आंसर पूछा गया उतना जवाब देंगे। पहला दिया है मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, क्या देंगे? पहला मिनिमम ऑफ ए, मिनिमम स्टॉक ऑफ ए। तो मिनिमम का फॉर्मूला क्या है याद करो। मिनिमम का फॉर्मूला है ROL माइनस, मिनिमम में नीचे आते हैं, माइनस एवरेज यूजेस यानी एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड पीरियड, ये ना। तो ROL, अब ROL आपको निकालने नहीं बैठना है। उन्होंने दिया है ROL आपको, ए का ROL दिया है 8000। जब गिवन इंफॉर्मेशन है तो वो यूज करेंगे ना। अच्छा, ऐसा भी मत करना कि सर ROL हम निकाल के देखते हैं। ROL में ऐसा होता है ना, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम यूजेस। तो मैक्सिमम 2250 यूजेस ले लेते हैं और मैक्सिमम लीड पीरियड कितना है वहां पर 3 का, तो इंटू 3 कर देते हैं। तो अब सर इससे तो 2250 इंटू 3, यानी यहां तो सर 6750 आ रहा है और उन्होंने तो 8000 दिया है, उन्होंने तो 8000 दिया है। तो आपको ऐसा क्रॉस टेली करने की जरूरत नहीं है, समझे आप। जब उन्होंने कहा है कि हमारा ROL लेवल 8000 है तो 8000 मानोगे आप, बस। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, उनके पास सेफ्टी स्टॉक हो अलग से। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना ही नहीं है ROL का। ROL जो गिवन है वो लेंगे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। वरना वो खुद ROL नहीं पूछ लेते। उन्होंने क्यों दिया ROL इसलिए दिया है ताकि आप सीधे मिनिमम लेवल पर आ जाए। तो ROL 8000 लूंगा मैं, इंटू एवरेज यूजेस। एवरेज यूजेस ए का कितना है 2000 और एवरेज टाइम क्या है ए का 2। तो 4000 माइनस कर दूंगा तो 4000, ये मेरा फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड, मैक्सिमम ऑफ बी। बी का मैक्सिमम निकालना, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी। तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला ROL में थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, नीचे कितना आते हैं मिनिमम इंटू मिनिमम और प्लस कर देते हैं ऑर्डर क्वांटिटी। लॉजिक समझाया था इसका, फिर से समझा दूं एक बार में।
इसका भी ROL दिया हुआ है 4750। तो मैंने कहा था 4750 पे आप खड़े हो, यहां ऑर्डर दे रहे हो आप, तो जब ऑर्डर दोगे तो थोड़ा सा नीचे आओगे ना, और फिर गुड्स आ जाएगा तो बढ़ जाओगे, तो थोड़ा माइनस करना है। अब माइनस कितना करना है, तो आप उस दौरान कम से कम यूज करोगे और गुड्स जल्दी आ जाएगा, तो आपका यूज कम होगा, तभी तो स्टॉक लेवल हाई रहेगा। तो मिनिमम यूज और मिनिमम पीरियड, तो मिनिमम यूज बी का है आपका 700 और मिनिमम पीरियड बी का कितना है 3। तो आप उन दौरान 700 3 बार यूज करोगे तो थोड़ा सा नीचे आओगे, और फिर जो मान लो इस दिन गुड्स आ गया, 3 वीक में ही गुड्स आ गया, तो कितना गुड्स आएगा, जितने का ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर क्वांटिटी प्लस कर दो। ऑर्डर क्वांटिटी बी की क्या है, निकाल के रखिए, देखो वहां लिखा हुआ टेबल में, रीऑर्डर क्वांटिटी 5000 यूनिट्स, यानी 5000 यूनिट आ जाएगी, तो गोडाउन एकदम भर जाएगा 5000 यूनिट से। तो ये कंसेप्ट रहता है, ठीक है, इस तरीके से है ना। अब आपका कितना हो जाएगा 4750 प्लस 5000 माइनस 2100, तो 7650। ऐसे करना रहेंगे क्वेश्चन। और बल्कि एक बात बताता हूं मैं, ऐसे क्वेश्चंस में तो आप रिवर्स वर्किंग भी, इन सब फॉर्मेट से रिवर्स भी जा सकते हो। मान लो ये दिया होता तो ROL इससे भी आ सकता है, ध्यान रखना, अगर दिया है तो उससे लाना है। फिर क्या पूछा थर्ड में, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, देखो इसी में आ जाएगा, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। अब सी का क्या दिया हुआ है, मिनिमम लेवल दिया है, सी का क्या दिया है, मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला यही है, अब मिनिमम लेवल कितना दिया हुआ है 2000, ROL पूछा है, और एवरेज इंटू एवरेज, सी का एवरेज है 1200 और सी का एवरेज पीरियड है 3, तो 2000, ठीक है, ROL माइनस 3600, है ना। इसका मतलब अगर मैं इसको उधर ले जाता हूं तो 5600 इक्वल टू ROL, ये ROL इससे आ जाएगा। सर अगर हम ऐसे नहीं निकाले, हम ROL के फॉर्मूले से निकालें, ROL का फॉर्मूला है सर मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, तो अगर मैक्सिमम से निकालते हैं तो सी का मैक्सिमम कितना है 1350 और सी का मैक्सिमम पीरियड कितना है 4 है, तो 1350 इंटू 4 5400 आ रहा है, ये अलग आएगा आंसर आपका, आएगा ना अलग। तो आप कैसे एग्जाम में पहचानोगे सर किससे निकालना, तो मैं वही बोल रहा हूं आपसे कि नॉर्मल आप ऐसे निकालते बिल्कुल सही फॉर्मूला में, लेकिन जब क्वेश्चन में कोई और फॉर्मूला दिया है, मतलब किसी मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल या रीऑर्डर लेवल, ये लेवल दिए हैं, इसका मतलब वो चाहते हैं आपसे कि उसके थ्रू आप निकालो मिसिंग फिगर। वरना अच्छा बताओ, मान लो मैं ऐसे निकाल देता ROL, तो इस मिनिमम लेवल का तो कोई यूज ही नहीं था, क्या यूज था, कुछ काम का ही नहीं था वो 2000 का, तो क्यों दिया होता सर, सोचना, तो इसलिए दिया था ताकि आप ऐसे निकालो। और फिर भी अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हो तो आप एक बार इससे निकाल देना और अल्टरनेटिवली ऐसा लिख देना, ठीक है। और लास्ट है एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक ऑफ ए का एवरेज स्टॉक। अब ए का एवरेज स्टॉक के दो फॉर्मूले होते हैं ना, कौन कौन से दो फॉर्मूले होते हैं, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। अगर मैं ए में वो वाला फॉर्मूला लगाता हूं, फोर्थ आंसर में एवरेज स्टॉक ऑफ ए, तो मुझे मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो मुझे मिनिमम तो है मेरे पास, अभी निकाला था मैंने आंसर 1 में, फर्स्ट आंसर है ना, और मैक्सिमम का आंसर पूछा भी नहीं था, दिया भी नहीं था, तो अगर ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे मैक्सिमम निकालना पड़ेगा जबरन में। इसका मतलब इस क्वेश्चन में वो क्या चाहते होंगे, वो चाहते होंगे कि आप दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दो, मिनिमम लेवल वो आपने निकाला था अभी, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी का आधा, तो मिनिमम लेवल अभी हमने निकाला था इससे पहले वाले आंसर में, और रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी उसकी 10,000 का आधा 5,000। ये आपको समझना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में, जहां गिवन इंफॉर्मेशन है तो जितना पूछे उतना आंसर निकाल के दो, और उन्हीं से निकालो जितने फिगर आपके पास क्वेश्चन में दिए, उनसे कोरिलेट कर दो। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करवा दिया, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपके डाउट क्लियर होंगे, वो 15-16 डाउट भी क्लियर हो गए, सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15।
पढ़ के देख लो आप इसको बिल्कुल शांति से एक बार। क्या हुआ है इसमें, दो रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं, AXC एंड BXC। AXC आता है 150 में, BXC आता है 90 में, दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं, लिखा है क्वेश्चन, है ना। लॉस ऑफ मटेरियल, मेन ये लाइन सुनो सेकंड, लॉस ऑफ मटेरियल इन प्रोसेसिंग होता ही होगा, रॉ मटेरियल का लॉस क्यों नहीं होगा। आपने कोकोनट डाले ऑयल बनाने के लिए, तो आपने कोकोनट 100 kg डाले, तो क्या ऑयल में 100 kg या 100 लीटर बनवेगा, नहीं, क्योंकि उसमें जो गाढ़ा छिलका रहता है ऊपर वो हट जाता है। ग्राउंड नट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इन सब में ऐसे होता है। तो इन आउट रेशियो में बहुत फर्क हो जाता है, कई बार कई चीजें ऐसी रहती है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आप मावा बनाना चाहते हो, तो आप दूध ढेर सारा लगता है आपका, तब जाके थोड़ा सा मावा बनता है ना। तो इन रॉ मटेरियल बहुत सारा और आउट जरा सा, तो लॉस तो होता ही है, प्रोसेसिंग लॉस। दूध को आप मावा बनाते बनाते वो उड़ जाता है पूरा भाप बन के, तो लॉस तो होता है ना प्रोसेसिंग में। तो रॉ मटेरियल में लॉस होता है, लेकिन इन्होंने लॉस का परसेंट जो दिया है, एकमात्र ये क्वेश्चन ऐसा है, बाकी सब में हमेशा रॉ मटेरियल पे दिया होता है। तो यहां अंडरलाइन करना कि प्रोसेसिंग लॉस 25% ऑफ प्रोडक्ट, यानी जितना बनाओगे उसका 25% लॉस हो जाएगा। तो अगर मैं 100 यूनिट बनाऊंगा तो 25 लॉस हो जाएगा। इसका मतलब मुझे रॉ मटेरियल 125 डालना पड़ेगा ना, ज्यादा डालना पड़ेगा। 1 यूनिट बनाना चाहता हूं मैं, बिल्कुल सब कट पिट के एक बननी चाहिए, और इस एक प्रोडक्ट 1 यूनिट पर 25% लॉस होना है, तो मुझे इनपुट तो ज्यादा करना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा, सोचो। तो आपका एक प्रोडक्ट है ए, ये प्रोडक्ट है आपका, आप इसकी 1 यूनिट बनाना चाहते हो। क्या बनाना चाहते हो, 1 यूनिट। तो लॉस प्लस करूं कि माइनस, लॉस 25% यानी 25.25 यूनिट का लॉस होगा, तो मुझे इतने रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, तो 1.25 kg चाहिएगा ना मुझे, क्योंकि 1 यूनिट बनाने के लिए 0.25 का लॉस हो जाता है ना। तो मुझे 1.25 kg रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड करेगा। तो लॉस मैंने प्लस क्यों किया, समझ में आ रहा है, क्योंकि उल्टा चल रहा है। जनरली होता है कि रॉ मटेरियल डलता है, फिर उसमें से लॉस माइनस हो जाता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। अब मुझे प्रोडक्ट दिया हुआ है और रॉ मटेरियल पे जाना है मुझे, तो इसलिए मैंने उल्टा कर लिया। क्या दिक्कत, और अच्छा भी परसेंट जिस पे दिया हो उसको 1 मानो, ज्यादा अच्छा है ना, 1 या 100 जो भी मानना है आपको। तो परसेंट इस पे दिए तो इसको 1 माना, रॉ मटेरियल पे दिया होता तो रॉ मटेरियल को मान लेता। फिर क्या है, और हाँ इसी में एक बात और, क्या लिखा हुआ था इन्होंने कि 1.2, अब इसमें AXE कितना और BXE कितना, तो उन्होंने बोला था 1:1 इक्वल प्रोपोर्शन है। इसका मतलब ये 0.625 kg और ये 0.625 kg इक्वल लगाते हैं। अगर आपको 1.25 किलो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, तो आप दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करते हो। ये आता है 150 के रेट से, ये आता है आपका 90 के रेट से, है ना। तो कितना हो जाएगा ये आपका 0.625 इंटू 150, यानी ये हो जाएगा 93.75 रुपी, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56.25। दोनों को ऐड कर देता हूं तो रॉ मटेरियल कॉस्ट आ जाती है टोटल मिलाकर 150 रुपए रॉ मटेरियल कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं ये, द प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आर, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस मतलब रॉ मटेरियल के बाद क्या होता है प्रोडक्शन एक्सपेंस, लेबर एंड ओवरहेड। तो प्रोडक्शन एक्सपेंस कितने होता है, 40% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, जितने का मटेरियल लगेगा उसका 40%। द एंड प्रोडक्ट इज प्राइस्ड, एंड प्रोडक्ट इज प्राइस, यानी एंड प्रोडक्ट की प्राइस कैसे निकालेंगे, विद अ मार्जिन 20% ऑन टोटल कॉस्ट। आप इस क्वेश्चन को मैथ्स का मानो, कॉस्ट का है ही नहीं है। जनरल सेंस में तुम अगर फैक्ट्री डालोगे तो आप अपने गुड्स की सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे। ये चैप्टर सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल नॉलेज वाले लोग के लिए बहुत अच्छा है कि आप सिंपल वे में सोचो कि आपकी फैक्ट्री होती है, आपका प्रोडक्ट बनाना शुरू करोगे तो सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करोगे। तो कॉमन सेंस है सर, सारी कॉस्ट जोड़ लेंगे, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वगैरह वगैरह, और प्लस उसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे। ये ना कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट का स्ट्रक्चर हमेशा छोटा सा रहेगा, ध्यान रखना।
अभी एग्जिस्टिंग लेवल पर ये क्या करते हैं, तो एग्जिस्टिंग लेवल पे ये रॉ मटेरियल वर्किंग नोट के हिसाब से कितना है 150 प्लस प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कितने बोल रहे हैं ये 40%। 40% किसका, रॉ मटेरियल का 40%, रॉ मटेरियल का 40%। तो रॉ मटेरियल का 40% मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इसमें सब आ गया, लेबर अलग से नहीं दी मतलब इसी में आ गई। तो 40% ऑफ मटेरियल, इसका 40% में 60 रुपए, तो 210 रुपए टोटल कॉस्ट आ गई। और क्या बोल रहे हैं ये कि प्राइस कैसे निकालेंगे, इसकी प्राइस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट की। बोल रहे हैं कि प्रॉफिट जोड़ेंगे, मार्जिन जोड़ेंगे, कितना प्रॉफिट जोड़ेंगे 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का बोला इसलिए कॉस्ट पे निकाल रहा हूं 42, तो 252 पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। एक यूनिट तो बना रहे हैं, ठीक है, और एक यूनिट को बनाने के लिए हमने मटेरियल ज्यादा इनपुट किया, तो ये आपकी कॉस्ट शीट बन जाती है। नॉर्मल सेंस वाली बात है, हर व्यक्ति समझ सकता है इसको। ये तो एग्जिस्टिंग हुआ। अब क्या बोल रहे हैं नीचे के पैराग्राफ में कि BX इज नॉट इजीली अवेलेबल, ये मटेरियल मार्केट में नहीं है, तो इन्होंने इसका सब्सटीट्यूट रॉ मटेरियल CXC ढूंढ लिया। हैज बीन फाउंड फॉर BXC कॉस्टिंग 75, वो सस्ता है, ये 90 का था, वो 75 का, यानी क्वालिटी हल्की होगी। क्या बोल रहे हैं, इट इज रिक्वायर्ड टू कीप proportion of substitute material in mixture as low as possible, यानी अब आप जब मिक्स करो, अब आपको मिक्स A के साथ C को करना है, A और C को, तो आप C को कम से कम रखो, पर कितना कम रखो ये नहीं बताया, बस कम रखो ऐसा बोला। एट द सेम टाइम मेंटेन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन प्रोडक्ट एट एग्जिस्टिंग लेवल, यानी इस प्रपोज्ड प्लान में भी सेलिंग प्राइस सेम रखने का कहा है। और क्या लिखा है, एंड द सेम क्वांटम ऑफ प्रॉफिट एज प्रेजेंट, सेम क्वांटम, सेम परसेंट नहीं, सेम क्वांटम बोला है, क्वांटम मतलब अमाउंट वाइज, तो अमाउंट भी इतना ही प्रॉफिट कमाना है। तो फिर उल्टा चल रहे हैं, कॉस्ट कितनी होगी 210, कॉस्ट 210 आएगी। अब पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेशियो ऑफ मिक्स ऑफ रॉ मटेरियल AXC एंड CXC। तो आप क्वेश्चन को ऐसे इंटरप्रेट करो कि जो जो दिया है पहले हम लगाते गए, एक प्रेजेंट लेवल दिया है और एक प्रपोज लेवल दिया है, और ये बोला सेम करने का, ये इसका मतलब, और ये पता नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल का प्रोपोर्शन बदल जाएगा, प्रोपोर्शन बदलेगा तो कॉस्ट भी बदल जाएगी, क्योंकि वो 75 का आता है, बट कितना प्रोपोर्शन अभी हमें पता नहीं है, यही तो निकालना है। तो ये रिवर्स वर्किंग का क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन। सीधा सीधा तो आप बहुत इजीली कर लेते, ये सीधा सीधा था, ये कितनी जल्दी कर लिया आपने, और ये उल्टा, तो अब यहां आना है मुझे। चलिए चलते हैं, इसी वर्किंग को मिटाता हूं, यानी इसके नीचे एक वर्किंग और लिख लो ना। अब भाई कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, 252 प्राइस की पर यूनिट, तो ये भी एक यूनिट है, तो यूनिट तो वही रहेगी ना, एक यूनिट। और एक यूनिट को बनाने के लिए क्वेश्चन में लिखा था लॉस तो होगा, आप मटेरियल को ऐसे मिलाओ, इसके लिए कोई लॉस का परसेंट बदला क्या उन्होंने, नहीं बदला, मतलब लॉस वही रहेगा। तो रॉ मटेरियल तो वही चाहिएगा, लेकिन अब इस बार रॉ मटेरियल में आप AX के साथ CXC मिलाओ। क्या मिलाओगे, CXC। कितना मिलाओगे, क्या 1:1 मिलाओगे, नहीं, यही तो पूछा है रेशियो। तो क्या, अब ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको मान लेता हूं मैं x kg, कितना मिलाएंगे x kg, तो इसका कितना मिलाएंगे हम 1.25 में से x हट जाएगा, तो बाकी का इसका केजी आ गया। ये आता है 150 रुपए के रेट से, ये आता है 75 रुपए के रेट से, तो ये हो जाएगा 150x, और ये कितना हो जाएगा आप कैलकुलेट करके देख लें, 75 इंटू 1.25 यानी 93.75 माइनस 75x, ये रॉ मटेरियल कॉस्ट होगी। सेम वही कर रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं, बस मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 1.25 में से x kg ये होगा, तो बाकी बचा हुआ ये होगा, जितना भी हो।
तो रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? रॉ मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी आपकी टोटल मिला के, तो टोटल कितने हो रहे हैं आप खुद देख लो। ये हो गया 75x है ना, 75x प्लस 93.75, ये रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गई। देखो ध्यान से, तो 75x प्लस 93.75, अब इसका 40% प्रोडक्शन कॉस्ट। वैसे तो वही आएगी अगर मैं उल्टा चलूं तो, बट मैं चाहता हूं आप सीधे ही चलो मत उल्टो। इसका 40% निकालते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसका 93 का 40% हो जाएगा आपका 37.5, और इसका 40% हो जाएगा आपका 30x, ये 40% हो गया, ठीक है ना, 40% ऑफ रॉ मटेरियल। तो अब इक्वेशन बन गई ना आपकी एक, क्या इक्वेशन बन गई? 75x प्लस 93.75 प्लस 30x प्लस 37.5 इक्वल टू 210 आ जाना चाहिए, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 75 प्लस 30 यानी 105x, 105x हो गया, है ना। और ये सब इधर आ जाए, 210 में से ये माइनस हो जाए 37.5, 93.75, तो 210 माइनस 37.5 माइनस 93.75, तो x इक्वल टू 78.75 डिवाइड बाय 105, 78.75 डिवाइड बाय 105, तो आया 0.75 kg। ये x है, क्या ये x है, और x हमने किसको माना था? xc को माना था, तो cx कितना होगा? 1.25 kg टोटल चाहिए, ठीक है ना, टोटल चाहिए 1.25 kg, उसमें से AXE हो गया आपका 0.75, तो बचा हुआ CXE हो गया बैलेंसिंग फिगर कितना? 0.5, यानी रेशो क्या हो गया? 3:2, 3:2 का रेशो, यही पूछा था आंसर। तो क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन था, एक्चुअली पूरा क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए अब हम 17 ABC एनालिसिस वाला। ABC एनालिसिस, बहुत दिन पहले मैंने आपको एक लड्डू का एग्जांपल दिया था। रॉ मटेरियल कंट्रोल टेक्निक, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक में आप किस मटेरियल पे ज्यादा कंट्रोल करोगे, किस मटेरियल पे कम कंट्रोल करोगे। मैंने आपको लड्डू का एग्जांपल दिया था कि आप अपने मटेरियल को 3 हिस्सों में बांट दो, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, तो आप इन्वेंट्री अच्छे से कंट्रोल करोगे। जो महंगी है उसे A कैटेगरी में रखो, तो उस पर कंट्रोल हो पाएगा। तो मैंने वहां एक रफ आइडिया दिया था आपको, एक क्राइटेरिया बताया था, फिर से एक बार सुन लेना। तो ABC is inventory control technique where all type of raw materials are segregated in 3 category, है ना। थ्योरी भी लिख सकते हो आप इसको, और मैंने समझाई भी थी आपको स्टडी मटेरियल में, एक बार रिवाइज करना। 3 कैटेगरी, A कैटेगरी where percentage in value 70, जो 70% वैल्यू में रखता हो, टोटल 100 रुपए की वैल्यू में जो 70% है वो यहां रखेंगे, बट परसेंटेज इन क्वांटिटी कंजम्पशन वो सिर्फ 10%। तो क्वांटिटी वाइज कम, वैल्यू वाइज ज्यादा, और यहां उल्टा है, वैल्यू वाइज कम, क्वांटिटी वाइज ज्यादा। तो लड्डू में मैंने बताया था ड्राई फ्रूट्स, केसर की डिब्बियां पर हम ज्यादा कंट्रोल करेंगे क्योंकि वो महंगा है, दिखता छोटा है, क्वांटिटी कम रहती है, तो ज्यादा ध्यान दो, कोई भी उठा के ले जा सकता है। लेकिन रवा वगैरह वो बहुत सस्ते आते हैं, वैल्यू वाइज बहुत कम होते हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज 1 किलो इतना सारा जाएगा बहुत कम रुपए में। और जो बचा हुआ है, यानी अब कितना बचा हुआ है? 20, और यहां कितना बचा हुआ है? 20, ऐसे है देखो। तो एक थ्योरी होता है, और ये लॉ नहीं है, रफ आइडिया है, मतलब एग्जैक्ट 70 नहीं, आपको तो ऐसे अंदाज लगाना रहेगा, है ना। तो परसेंटेज निकालें, यानी आप टोटल वैल्यू निकाल लो, सारे गुड्स की वैल्यू, उस वैल्यू में परसेंट निकाल के देख लो किसका परसेंट हाईएस्ट आ रहा है,
और ऐसे क्वांटिटी में टोटल क्वांटिटी का लगा लो और क्वांटिटी का परसेंट निकाल के रख लो। ये 10 क्वांटिटी, 10/100, 20/100, 70/100 ऐसे परसेंट आ जाएगा। अब जो हाईएस्ट परसेंट वाले हैं उसको ए कैटेगरी में रख लो, जो लोएस्ट वाले हैं उनको सी में रख लो। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 10 या 70 हो, जो भी अंदाज से, और जो बच जाए वो सबको बी में डाल दो। एक क्वेश्चन देख लो, इसका क्या लिखा हुआ है देखो आप। इस क्वेश्चन नंबर 17 में 4 कॉलम है। एक में लिखा नंबर ऑफ वेराइटीज इन ऑफ इन्वेंट्री, यानी आपकी 4000 की जो इन्वेंट्री है उसमें से 3875 इन्वेंट्री, यानी परसेंट वाइज देखे तो 96%। कैसे हो गया 96%? 3875 है आउट ऑफ 4000 इंटू 100, तो 96% यूज हो रही है। दूसरी 110 ही है और तीसरी तो 15 ही है। ठीक है, परसेंट क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू वाइज परसेंट। तो उस 96% क्वांटिटी में, क्वांटिटी वाइज कितनी हुई? 96%, और वैल्यू वाइज से कितना? 20%। और तीसरा एक और कॉलम है, वो कोई काम का नहीं वैसे, परसेंटेज इन्वेंट्री यूजेस इन एंड प्रोडक्ट, यानी एंड प्रोडक्ट में कितनी यूज होती है? 5%। से लड्डू में केसर कितनी दिखती है? कितनी दिखेगी? बहुत कम। तो कितना, और क्वांटिटी वाइज बहुत कम दिखेगी, लेकिन वैल्यू वाइज अगर देखें तो अगर एक लड्डू की वैल्यू निकाली जाए तो उसमें ड्राई फ्रूट की वैल्यू ज्यादा होगी या रवे की? तो ड्राई फ्रूट की ज्यादा होगी। तो ये वाला पॉइंट छोड़ो, आपसे 2 ही क्राइटेरिया से आप करोगे। स्टडी मटेरियल में भी यही वाला क्वेश्चन एसए में भी दिया है, इसको कैसे लिखना है एग्जाम में वहां लिखा हुआ है, आप इसको करना, वहां से पढ़ना। तो अब इस तरह से आपने देख लिया, एक बार रफ आइडिया लगा लिया आपने, है ना। अब क्या लिखा? क्लासिफाई द आइटम ऑफ इन्वेंट्री एज पर ABC एनालिसिस विथ रीजंस। तो रीजन तो ये देंगे, रीजन तो ये हो गया हाईएस्ट इन वैल्यू बट लोएस्ट इन क्वांटिटी कंजम्पशन, रीजन तो ये हो गया। अब किसको ए में रखोगे, किसको बी में, किसको सी में रखोगे? तो आप 3875 जो क्वांटिटी वाइज ज्यादा होता है उसको हम यहां रखेंगे, यानी पहला वाला मटेरियल जो है वो 3875 वो हम इसमें रखेंगे सी कैटेगरी में, क्योंकि वो क्वांटिटी वाइज ज्यादा और वैल्यू वाइज 20%। और जो 15 यूनिट है वो क्वांटिटी वाइज कितनी कम है? सिर्फ 15 है, जबकि वैल्यू कितनी है उसमें? वैल्यू वाइज 50 रुपए लगे हैं उसमें, 100 रुपए में से 50 रुपए लगे, और बाकी बचा हुआ 110 इसमें। इस तरीके से, ठीक है ना। तो अंदाजा, मतलब ऐसा कोई फिक्स परसेंट कहां है? आप बताओ क्या आया? 70 वगैरह नहीं, ये तो एक रफ आइडिया था, यानी आप परसेंट भूल जाओ, आप तो बस ये देख लो कि आपको जितने आइटम 3 दिए, 3 में से देख लिए। एक क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में एक और करना, एबीसी की थ्योरी में, एक तो ये करना, पहले ये करना, इसकी कैसे लिखा हो देखना। ये थ्योरी क्वेश्चन एक्चुअली, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, इसको तो लिखना रहेगा थ्योरी टाइप कि एज पर एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस, ऑल मटेरियल सेग्रीगेटेड इन 3 कैटेगरी, सो एंड सो वगैरह। अब वहां पर क्या करना कि वो एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें 8-10 मटेरियल दिए हुए हैं, बल्कि ज्यादा होंगे, तो आप उनका सॉल्यूशन चेक करके करना। उन्होंने क्या किया होगा, पहले इनटू करके और परसेंट निकाल लिया होगा, यानी आज जैसे 10 किलो यूज हो रहा है और ये आता 4 रुपए का, तो 40 रुपए। दूसरा 50 किलो आता है लेकिन आता 1 रुपए का है, तो 50, ऐसे। तो टोटल वैल्यू निकाल ली होगी उन्होंने, फिर उसका परसेंट निकाला होगा कि 40 में डिवाइड 90, 50 डिवाइड 90, ऐसे परसेंट का कॉलम, है ना। फिर उसके बाद ये टेबल बनाने के बाद उन्होंने नीचे सॉल्यूशन में लिखा हुआ होगा कि इसमें से जो हाईएस्ट रैंक दे दी होगी, और वो भी अंदाज से, मतलब आपको ऐसा नहीं कि एक आध आइटम ए से बी में हो जाएगा चलेगा। तो जो हाईएस्ट 2-3 रैंक के ऊपर वाले जो दिख रही की वैल्यू है ज्यादा, उसको ए रैंक, ए कैटेगरी में डाल देना। जो लोएस्ट रैंक वाले दिख रहे हैं उनको आप क्या करना, सी में डाल देना, बाकी सब किस में डाल देना, बी में। तो एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि उन्होंने जो करा, क्योंकि एग्जाम में मान लो नया क्वेश्चन आया, 10 आइटम है, तो हो सकता है आपने ऊपर वाले में 3 डाले हो, नीचे वाले में 3 डाले हो, बाकी 4 इसमें। किसी ने एक आध पॉइंट का इधर उधर किया हो, क्योंकि कुछ प्राइस मिलती जुलती भी होती, जैसे एक मटेरियल 2 रुपए का, एक 2 रुपए 20 पैसे का, तब ज्यादा अंतर कहां है। लेकिन अगर पूरे क्वेश्चन में 2 रुपए 20 पैसे से ऊपर कोई है ही नहीं, तो फिर 2 रुपए 20 पैसे और 2 रुपए 20 पैसे और 2 रुपए में भी अंतर हो गया ना फिर, ऐसा। तो देखना, करना, अगर नहीं आए तो मुझसे पूछना, ठीक है। अगले वीडियो में उसको भी क्लियरिफाई कर देंगे। यहां तक मैंने इसलिए करवा दिया क्योंकि यहां तक अपने 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। 3 पार्ट कौन से? नंबर 1 मैंने कहा था हम पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक, हाउ टू कंट्रोल इन्वेंट्री। तो उसमें हमने ईओक्यू टेक्निक पढ़ी,
दूसरा स्टॉक लेवल्स पढ़े, रीऑर्डर लेवल वगैरह, और तीसरा भी मैंने बताया आपको एबीसी टेक्निक ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक। अब इसके बाद में अगला स्टोर्स लेजर और ये सब बताऊंगा, तो यहां तक आप अपडेट हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।